हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप मित्रा टेट। तो दोस्तों, जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है उसकी अगली वीडियो के साथ हम हाजिर हैं यहाँ पे। आज इस वीडियो में हमारा जो पहला प्रश्न 21वां प्रश्न है। 20 प्रश्न हम पहली दो वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो 21वां प्रश्न क्या कह रहा है इस वीडियो का, तो आप देख सकते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अर्थात अवधारणा में बदलाव प्रक्रिया डॉट 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 कहलाती है। ऑप्शन है आपके, एसिमिलेशन कहलाती है, एडजस्टमेंट कहलाती है, ईगोसेंट्रिज्म अर्थात अहम केंद्रिता कहलाती है, या अडेप्टेशन अर्थात अनुकूलन कहलाती है। तो नवीन जानकारी को शामिल करना है हमें क्या, वर्तमान स्कीमा में। स्कीमा क्या होता है, तो बेसिकली जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे पियाजे, इन्होंने जो बालक होता है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात बौद्धिक विकास को लेकर के अपना अध्ययन किया और अपनी थ्योरीज प्रस्तुत की। तो उन्होंने क्या कहा है कि हर किसी बच्चे में या हर किसी व्यक्ति में क्या होता है, नॉलेज का एक पैटर्न होता है, नॉलेज का एक स्ट्रक्चर होता है उसके दिमाग में। उन्होंने उसी स्ट्रक्चर को स्कीमा नाम दे दिया। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि हमें कोई नवीन जानकारी अपने जो नॉलेज का स्ट्रक्चर अर्थात स्कीमा है उसमें ऐड करना है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, वो प्रक्रिया हमारी कहलाती है अनुकूलन। बेसिकली एडेप्टेशन या अनुकूलन क्या होता है, तो आप यहाँ पे अगली स्लाइड में इसकी डेफिनेशन देख सकते हो कि पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। तो अनुकूलन बेसिकली क्या है कि जब भी हम क्या होते हैं अपने इन्वायरमेंट में, किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं, उसके वातावरण के अनुसार खुद को ढाल देते हैं। तो यही जो हमारा वातावरण के अनुसार या नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना होता है, वो अनुकूलन या अडेप्टेशन कहलाता है। ये हर प्रजाति में पाया जाता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो आपके पशु हों। तो अडेप्टेशन होता है जी। तो अडेप्टेशन में भी उन्होंने दो सब कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। एक है आत्मसात्करण अर्थात एसिमिलेशन, और दूसरा उन्होंने क्या कहा है, समंजन अर्थात अकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन क्या है, आत्मसात्करण का अर्थात होता है कि हमने कोई चीज़ सीखी किसी बालक ने, तो वो क्या करेगा, वो उसके दिमाग में अब उस चीज़ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वो उस चीज़ को सीख गया तो उसके दिमाग में वो जो नॉलेज है वो बैठ गया है। अब क्या होगा, कभी उसके सामने कोई सिचुएशन आती है, कोई उसके सामने प्रॉब्लम आती है, तो वो जो अपना प्रीवियस नॉलेज होता है उसके बेस पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो उसको एनालाइज करता है अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे। और अगर उस पूर्व ज्ञान के आधार पे वो उसको सॉल्व कर पाता है या उसका सॉल्यूशन निकाल पाता है उस प्रॉब्लम का, तो वहाँ पे तो उसका जो काम आ रहा है वो क्या आ रहा है, एसिमिलेशन काम आ रहा है, आत्मसात्करण काम आ रहा है। लेकिन अगर वो उस प्रॉब्लम को फेस करता है और उसका जो प्रीवियस नॉलेज है वो काम नहीं आ पा रहा है, उसे कुछ नया नॉलेज ऐड करना पड़ रहा है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो जो वो नया नॉलेज ऐड करता है, उस जो वो जो प्रोसेस होगी उसे क्या कहेंगे, एकोमोडेशन कहेंगे, समंजन कहेंगे। अर्थात जब हमारा प्रीवियस नॉलेज किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है और हमें उस प्रीवियस नॉलेज में कुछ नया नॉलेज ऐड करके हमारी जो नई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पा रही है, तो वो प्रक्रिया एकोमोडेशन कहलाएगी। तो एसिमिलेशन था जो हमारा प्रीवियस नॉलेज था, जो हमारे दिमाग में बैठ चुका था, और अकोमोडेशन है उस बैठे हुए नॉलेज में, प्रीवियस नॉलेज में कुछ नया नॉलेज ऐड करना। तो ये दो जो सब कैटेगरीज हैं वो उन्होंने एडप्टेशन अनुकूलन की बताई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा बच्चे। उसके बाद इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और जो जो बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। अगला ऑप्शन था रीते बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। तीसरा था कि निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों का त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अंतिम ऑप्शन था आपका जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था आपका वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जिज्ञासु प्राणी होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो देखो, जो मानव जरूरी नहीं है, पशु भी आपने देखे होंगे। हम हमारे अंदर क्या होता है कि एक जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। हमें किसी चीज़ को लेके हमारे अंदर एक उत्सुकता रहती है, तो हमारे अंदर जिज्ञासा आती है जानने की। और जब जिज्ञासा जिसके अंदर आ जाएगी वही क्या करेगा, वही कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर के जिज्ञासा आपके मन में है तो आप उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या करेंगे, उस चीज़ का जो भी
आप एनालाइज करेंगे, उसके बारे में पता करेंगे, तो उसका कुल मिला के ज्ञान निर्माण करेंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जिज्ञासु प्रवृत्ति वही होती है। खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए क्या करते हैं, अपने ही तर्क व क्षमताओं का उपयोग करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने तर्क और क्षमताओं के आधार पर जो अपने चारों ओर के जो वातावरण होता है उसमें जो चीज़ें घट रही है उनको उनको क्या करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उनका अन्वेषण करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं चीज़ों को कि ये ऐसा हो रहा है तो इसलिए हो रहा होगा, अपनी तर्क और क्षमताओं पे तम क्षमताओं के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते। तो वाइगोत्स्की किस कथन से सहमत होते, हमें ये पूछा गया है। और ऑप्शन दे रखे हैं आपके कि पहला ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब उसके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। दूसरा ऑप्शन था बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। तीसरा ऑप्शन था बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन था आपका बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रखा था कि इन कथनों में से वाइगोत्स्की किस कथन से सहमत होते। तो बेसिकली वाइगोत्स्की जो थे वो रसिया के एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे उसका जो सोशल बैकग्राउंड है, जो उसका सामाजिक वातावरण है, उसका बहुत बड़ा योगदान, या उसका जो सामाजिक वातावरण है उसका उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे अपनी अध्ययन किया था और अपनी थ्योरीज दी थी। तो वाइगोत्स्की किस कथन को सही मानते हैं कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था हमारा, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में भिन्नता के कारण है। ऑप्शन थे आपके अभिक्षमता, दूसरा ऑप्शन था अधिगम शैली में, तीसरा था परावर्तकता स्तर में और चौथा था मूल्यों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि दो छात्र हैं, सुरेश क्या कर रहा है कि शांत कमरे में पढ़ना पसंद करता है अकेले वो भी, और जो मदन है वो क्या करता है कि ग्रुप में पढ़ना पसंद करता है मित्रों के साथ। तो दोनों के किस चीज़ में भिन्नता के कारण ये हो रहा है। पहला था अभिक्षमता, दूसरा था अधिगम शैली, तीसरा था परावर्तकता स्तर और मूल्य, चौथा ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अधिगम शैली। दोनों की अधिगम शैली में क्या है, अंतर है। उसी अधिगम शैली में अंतर के कारण क्या होता है, एक को क्या है शांत कमरे में अकेले में पढ़ना पसंद है और एक को क्या है ग्रुप में पढ़ना पसंद है। अभी क्षमता नहीं कहेंगे, अभी क्षमता है कि सीखने की क्षमता समझ लीजिए, या सीधे सीधे बोलूँ मैं इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस को मैं ये अभी क्षमता को उस बेस पे नहीं कह सकता हूँ कि अभी क्षमता के आधार पे ऐसा नहीं है कि अगर कोई ग्रुप में पढ़ रहा है तो वो उसकी अभी क्षमता कम है या ज़्यादा है, या कोई अकेले पढ़ रहा है तो उसकी अभी क्षमता कम या ज़्यादा है। तो ये सीधे सीधे क्या है, अधिगम शैली है। अधिगम यानी कि सीखने के जो शैली तरीके हैं उसमें भिन्नता का कारण क्या है कि एक को अकेले में शांत कमरे में पढ़ना पसंद है और एक को ग्रुप में दोस्तों के साथ पढ़ना पसंद है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। अब देखिए कि बच्चा भाषा अर्जित करते हैं तो उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है, या माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कि बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा दर्शाता है, या क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया, या ये दर्शाता है कि भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, या ये दिखाता है कि प्रकृति और पोषण पर बहस। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आसानी से दिख रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे बेसिकली कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, बताइए जी। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे सही,
बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से सीखने की प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें कहें। तो देखो, इसमें आनुवंशिकता की भी बात हो रही है और उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही सिखा रहे हैं। यानी कि माता पिता उसके सामाजिक पहलू में माता पिता ये आ जाएंगे, माता पिता, घर का वातावरण, दोस्त, स्कूल वगैरह सामाजिक आ जाता है, यानी बाहरी वातावरण में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो प्रकृति और पोषण पर जो बहस है वो दिखाएगा। ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो प्रकृति और पोषण पर जो बहस है वो इस क्वेश्चन में दर्शाया गया है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल दर्शाया गया है। देखो, प्रकृति में हो गया कि कौन सा वाली बात आ गई कि आनुवंशिक रूप से सीखने की प्रवृत्ति है, और पोषण में आ गया कि उसके माता पिता। वैसे एक मिनट, प्रकृति और पोषण होगा, पोषण की तो बात नहीं हो रही वैसे यहाँ पे। एक मिनट, इसको थोड़ा कंफर्म। हाँ जी, इसका राइट आंसर वही है कि प्रकृति और पोषण पर जो बहस है उसको ये दर्शा रहा है। बेसिकली ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसने क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ रखा है कि बच्चे भाषा इसलिए अर्जित करते हैं। वो इसके दो रीजन दे रहा है कि बच्चे भाषा इसलिए अर्जित कर रहे हैं, और उसके दो रीजन है। पहला रीजन है कि आनुवंशिक रूप से उसमें ऐसा करने की प्रवृत्ति है, और दूसरा रीजन वो तो बोल रहा है कि जो उसके माता पिता है वो उसको बचपन से ही सिखा रहे हैं, इसलिए बच्चा भाषा सीख रहा है। तो वो कह रहा है कि यह प्रश्न किस पहलू को दर्शाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आनुवंशिकता की बात हो रही है। सीधी सी बात है कि जब वो कह रहा है कि जन्मजात रूप से उसके अंदर ऐसी कोई प्रवृत्ति है, तो इसका मतलब है वो आनुवंशिकता की बात कर रहा है। और दूसरा, माता पिता बचपन से सिखा रहे हैं, तो उसमें वैसे वो हमारा वातावरण वाला फैक्टर आ जा रहा है। आनुवंशिकता और क्या बोल सकते हैं हम, उसके चारों ओर का, हाँ, वो आनुवंशिकता और वातावरण। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आनुवंशिकता की तरफ है। क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 4 है वही बता रहा है प्रकृति और पोषण पर बहस। ये क्वेश्चन दिखा सकता है। प्रकृति मतलब नेचर क्या है, नेचर उसके जो बच्चे का नेचर है, तो वो उस पर बात कर रहा है कि बचपन से वो क्या कर रहा है कि उसके अंदर एक प्रवृत्ति होती है भाषा सीखने की। तो वो नेचर की बात यहाँ पे आ जा रहा है, प्रकृति। और पोषण को आप इससे रिलेटेड कर सकते हो कि उसके माता पिता क्या हैं, उसको बचपन से सिखा रहे हैं। तो वो समझ सकते हो आप कि बच्चे के माता पिता उसको सिखा रहे हैं, तो उसको एक हिसाब से वो पोषित कर रहे हैं, वो भाषा को ही पोषित कर रहे हैं। वैसे तो पोषण तो आप न्यूट्रिशन से लगा देते हो, मतलब कि उसको जो खाना पीना वगैरह दिया जाता है उसका पोषण कैसा है। बट एक हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर माता पिता भी उसको भाषा सिखा रहे हैं तो वो भी तो एक प्रकार से उसको पोषित कर रहे हैं, भाषा को पोषित कर रहे हैं। उसका जो हमारा नॉलेज, सॉरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। जब अगर वो सिखा रहे हैं तो वो एक हिसाब से लैंग्वेज का क्या कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉट 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 के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसने कहा था जी कि बच्चे क्या हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माता है और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों का क्या करते हैं, सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो कथन था ये किसने कहा था, ये कहा था पियाजे ने। पियाजे ने कहा था कि बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित है। क्योंकि, अच्छा, यह कथन ऑप्शन नंबर एक है, ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। और ऑप्शन नंबर डी ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है, यह कथन। तो सीधे सीधे देखो ना, ये कह रहा है कि आनुवंशिकता से ही उसके व्यक्ति के आकार को में जो है कि आनुवंशिकता का ही प्रभाव है, कि आनुवंशिकता के कारण ही वो लंबा चौड़ा तिरछा मिर्चा जैसा भी हो रहा है वो ऐसा हो रहा है। उसका बौद्धिक विकास से लेके कुछ भी, ये सीधे सीधे कह दे रहा है कि आनुवंशिकता पे डिपेंड करता है। ये कह रहा है कि वातावरण का कोई भी योगदान ही नहीं है। तो ये बिल्कुल ही वातावरण को नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते हम। वातावरण का तो बहुत बड़ा योगदान होता है। आनुवंशिकता का जितना योगदान है उतना ही वातावरण का योगदान है। अब आनुवंशिक रूप से चलो उसके अंदर ठीक था, उसके जीन्स में था कि वो बहुत लंबा चौड़ा होगा,
ठीक है, उसके माता पिता लंबे चौड़े थे, उसके जीन्स में भी आ गया कि वो लंबा चौड़ा होगा, लेकिन वातावरण में उसका पोषण आ जाता है। अब उसका न्यूट्रिशन सपोज वातावरण में उसको खाना पीना है, या ऐसे घर में पैदा हो गया, ऐसे माहौल में चला गया जहाँ उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिला, पोषण ही नहीं मिला, तो ज़रूरी नहीं कि वो लंबा चौड़ा हो। भले ही उसके जीन्स में था लेकिन वो लंबा चौड़ा हो ज़रूरी नहीं, उसको उस हिसाब से डाइट नहीं मिली, पोषण नहीं मिला, तो वो तो वातावरण आ गया। फिर ऐसा भी हो सकता है, वातावरण इस प्रकार से भी निर्धारित करता है कि वो कैसे क्षेत्र में रहता है। पहाड़ी क्षेत्र में जाएगा तो पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की हाइट थोड़ा घट जाती है, प्लेन्स में जाएगा तो प्लेन्स के लोग थोड़ा लंबे होते हैं, तो वो भी चीज़ भी इस पर डिपेंड, मतलब जो फैक्टर है वो भी निर्धारित कर रहा है वातावरण का। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कह रहा है कि ठीक नहीं है, यह जो बात कही गई है वो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का क्या है, वातावरण बहुत बड़ा प्रभाव, अच्छा, वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये है जी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ठीक नहीं है ये कथन, क्योंकि वातावरण का भी क्या होता है, विकास में योगदान होता है। अगला ऑप्शन देखिए, सॉरी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास यानी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे सबसे प्रभावी है, कौन सी विधि सबसे प्रभावी है जी। ऑप्शन नंबर एक कह रहा है कि पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कैसे होता है किसी विद्यार्थी में। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले, जैसे मैं बात करूं कि दंड का उपयोग करना, तो जहाँ पे भी नेगेटिव सेंस में बात हो गई उस ऑप्शन को तो आप सीधे हटा दीजिए। दूसरा था कि जैसे पहला था किसी संदर्भ के नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए, पुराने प्रत्ययों में से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। अच्छा, ना ना ना, ये भी देखो पुराने संदर्भ का, वो कह रहा है कि नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है कि पुराना जो भी होगा उसका नॉलेज, उसको उसके बिना ही उसे जो नई परिस्थिति आई या नया जो भी प्रत्यय आया है उसके सामने उसको समझ जाना चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमारा प्रीवियस नॉलेज काम ना आए किसी नई जानकारी को समझने में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि याद करने के लिए विद्यार्थियों को कहकर गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तो याद करने के लिए कहना, ये भी क्या है, राइट आंसर नहीं होगा। याद करना के लिए कहना और गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखो बिल्कुल राइट आंसर बैठ रहा है, ये दोनों भी गलत थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बिल्कुल राइट आंसर है, विद्यार्थियों को बहुत सारे एग्जाम्पल दे दो आप और उन्हें कहो, उन्हें अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करने दो उन एग्जाम्पल के थ्रू कि हाँ सर ने इस कॉन्सेप्ट के लिए ये एग्जाम्पल दिया है, तो कैसे ये एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर रहा है। तो विद्यार्थी क्या करेंगे, उसमें अपने तर्क शक्ति का उपयोग करके उसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए उसको बहुत सारे उदाहरण दिए और वो अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करके क्या करेगा, तर्क शक्ति का उपयोग करेगा उस प्रत्यय को समझने के लिए और उसके कॉन्सेप्ट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये था हमारा 28वां क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर एक है कि ये दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन है। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक संकुचन अनुकूलन है। तीसरा है अच्छा लड़का अच्छे लड़की अनुकूलन है। या चौथा था आपका कानून और व्यवस्था अनुकूलन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिकली जो कोलबर्ग थे, कोलबर्ग ने क्या किया था, नैतिक विकास के लिए, नैतिक विकास को समझने के लिए आपने सिद्धांत दिए थे। उन्होंने बेसिकली 3 स्टेज बताई थी और प्रत्येक स्टेज के अंदर 2 सब स्टेजेस बताई हैं, यानी टोटल 6 स्टेज बताई हैं। और अगर मेन सेंस में देखें तो 3 स्टेज के अंदर क्या है, वो 6 स्टेजेस है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस स्टेज के अंतर्गत ये वाला सोपान आएगा कि जब ये बात कही जाए कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पे गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये क्या किस वाली स्टेज के अंदर आता है, अच्छा लड़की अच्छा लड़का वाला जो अनुकूलन वाली स्टेज है, उसके अंतर्गत बच्चे को इस प्रकार से महसूस होता है
कि यदि हम ईमानदार हैं तो हमारे माता पिता हम पे क्या करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। इसीलिए बच्चा क्या कोशिश करता है कि वो ईमानदार रहे, जिससे कि उसके माता पिता उस पर गर्व करें। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन वाली स्टेज में। तो अगर आपको कोलबर्ग नैतिक विकास का याद होगा तो हिंज डायलेमा आपने सुना होगा। हिंज वाला डायलेमा के बेस पे उन्होंने क्या किया था, जो बच्चे थे उनको हिंज डायलेमा की जो कंडीशन थी, प्रॉब्लम थी, वो बताई, और उससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया, एक डाटा इकट्ठा किया बहुत सारे बच्चों से, और उसके आधार पे उन्होंने अपना जो थ्योरी थी वो प्रस्तुत की। बेसिकली हिंज डायलेमा में आपको याद होगा तो उसमें जिसमें वो उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी बहुत बीमार है, अब उसके पास पैसे नहीं है दवाई लेने के लिए, तो वो क्या कर देता है, दवाई की चोरी कर देता है और अपनी पत्नी की जान बचा देता है। फिर वो बहुत सारे बच्चों से क्या करता है, यही क्वेश्चन पूछता है कि उसने चोरी की है तो सही की है, या कई बच्चे कहते हैं कि उसने मतलब नहीं, ऑप्शन नंबर 2 था कि जैसे उसने चोरी किया तो उसे दंड मिलना चाहिए, और ऐसा भी था कि उसने चोरी की है लेकिन उसने अच्छे कारण के लिए चोरी की है तो इसलिए उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। तीसरा जैसे चौथा था कि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए मजबूरी में उसे चोरी करनी पड़ी, उसने चोरी अच्छे काम के लिए की है। तो उसके बेस आंसर के बेसिस पे उन्होंने क्या किया है, बच्चों की जो थिंकिंग है नैतिक विकास की, उसके लिए 3 स्टेजेस दी थी, और उन 3 स्टेज के अंदर दो दो स्टेज और दी, यानी कि 6 स्टेज हैं टोटल, प्रत्येक 3 स्टेज के अंदर 2 स्टेज हैं। तो ये वाला जो आंसर था वो क्या था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन। जबकि बच्चे ये सोचते हैं कि हम अगर ईमानदार हैं तो हमारे माता पिता हम पे क्या करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। और आज का जो अंतिम प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, वो क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। ये तो हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ दिया था, या समावेशन और अनुकूलन के रूप में, या था आपका सामीकरण और संशोधन के रूप में, या था आपका समावेशन और समायोजन के रूप में। तो ये क्या था जी, अपना ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि समावेशन और समायोजन के रूप में। समावेशन हमने कहा था क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, और आपका समायोजन जो होता है वो क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। मैं फिर से वो वाली स्लाइड ला देता हूँ, ये यहाँ पे थी वो स्लाइड जहाँ पे हमने इसकी बात की थी। ये देखिए, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, जब अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने हेतु पूर्व में सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है, वो कहलाता है एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। और दूसरा था एकोमोडेशन, समंजन। समंजन है कि पूर्व में सीखी क्रिया काम नहीं आती है तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर नए वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये जो अंतिम प्रश्न है उसमें यही बात पूछ रहा है वो। अंतिम प्रश्न में हमें यही बात पूछी गई है कि स्कीमा में वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है, इन दो प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है, ये हमें पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समावेशन, एसिमिलेशन, और आपका क्या, समायोजन। समायोजन यानी कि एकोमोडेशन, इनके रूप में जाना जाता है। नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होना, ये कहलाता है हमारा समावेशन और समायोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। आई होप जो ये क्वेश्चन थे वो आपकी समझ में आए होंगे, और आपका जो रिवीजन था वो अच्छे से हुआ होगा। कोशिश पूरी थी कि अच्छे से समझा पाऊँ। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ सजेशन देना है तो आप बिल्कुल बेझिझक आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि हमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। हमें भी उसके अकॉर्डिंग हम भी क्या करेंगे, चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार का कंटेंट हम प्रोवाइड कराते रहें। तो वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।